नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन फिर से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। नोटिस अंडर सेक्शन 133(6)। आजकल बहुत सारे लोगों के पास इस सेक्शन के अंदर नोटिस आ रहा है 133(6). किस चीज़ के ऊपर? आपने कैश डिपॉजिट कराया है, सिंपल सा इंक्वायरी हो रही है, इसमें इंक्वायरी करी जाती है। कोई वैसा नहीं कि केस लग गया। क्या है, केस लगने से पहले छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे कैंसर की फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए कि किसी को कैंसर है तो उसका इलाज बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। तो ये मान लीजिए ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्यों कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेज, अभी समझाऊंगा। अभी मैं कैश डिपॉजिट कराया है, कैश विड्रॉल करा है, प्रॉपर्टी परचेज करिए, प्रॉपर्टी सोल्ड करिए। इन चारों में से किसी एक टॉपिक पे, बहुत सारे और भी छोटे टॉपिक हैं लेकिन जनरली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है जो मेरे पास आ रहे हैं रिप्लाई करने के लिए, तो मुझे लगा उसके ऊपर बता दूं कि क्या बातों का ध्यान रखना है। 133(6) कैंसर की फर्स्ट स्टेज इनकम टैक्स के हिसाब से। अब अगर आपका 133(6) है आया है और कैश डिपॉजिट को लेकर आया है तो मैं क्या रिप्लाई देता हूँ वो बता रहा हूँ, और आप क्या गलती करते हो रिप्लाई देने में वो भी बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले कैश डिपॉजिट में चाहता क्या है वो इनकम टैक्स वाला, वो पूछने जा रहा है इसका सोर्स क्या है कैश डिपॉजिट का। 133(6) में सिर्फ वो आपको हिंट दे रहा है कि मुझे पता चल गया है, तू सावधान हो जा, तू अगर ITR यू अपडेट भर सकता है, टैक्स जमा कर सकता है, जमा करा दे, तू मुझे बता दे, और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करूँगा मैं इनकम टैक्स केस लगाने में, बताऊँगा कैसे भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या है। मान लो मुझे एसएससी ने कहा कि सर मैंने कैश विड्रॉल करा हुआ है और फिर जमा कराया था, मतलब मैंने पहले पिछले साल जमा कराया होगा या अभी निकाला होगा, एक बैंक से निकाला होगा, सेम बैंक से निकाला होगा, एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में जमा कराया होगा, यही तो केस होंगे। तो मैं क्या रिप्लाई करता हूँ बताता हूँ। मैं सबसे पहले बनाता हूँ मैं कैश फ्लो। कैश फ्लो टैली के अंदर एंट्री करता हूँ, उससे पता चलता है कि मेरा कैश डेबिट क्रेडिट कितना था, कहीं कैश नेगेटिव तो नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मैंने 5 जून को तो कैश जमा कराया है और 10 जून को कैश निकाला है। कहते हैं मैंने तो कैश निकाल के जमा कराया है। अरे भैया कैसे हो सकता है ये, तेरा पहले कैश निकला है, पहले कैश जमा हुआ है सॉरी, फिर कैश निकला है, तो तेरा तो निगेटिव बैलेंस ऐसे ही हो गया। तो कैसे बोलेगा कि मैंने आगे भविष्य में जाके कैश निकाला और पास में आके जमा करा दिया। तो वो कह रहा हूँ इसलिए कैश फ्लो जरूर बनाइए। उसका सोर्स क्या है मैं ये भी बताता हूँ। जो कैश विड्रॉल करा है ना, मैं उसका सोर्स भी बताता हूँ। कई बार मेरे पास केस आते हैं इनकम टैक्स के, पीछे रिप्लाई देखते हो उसमें सिंपल लिखा होता है मैंने 5 जून को कैश निकाला था और 10 जून को जमा करा दिया, खत्म बात। बस वो होता है इतने से बात खत्म हो जाएगी ना। आपको बताना जो आपने 5 जून को कैश निकाला, ऊपर मेरे पास बैलेंस भी तो पड़ा होगा, वो बैलेंस कहाँ से आया। सरकार देखना चाहती है आपने कहीं कोई टैक्स चोरी तो नहीं करी है। मैं वही बताता हूँ कि भैया 5 जून को जब मैंने कैश निकाला, मान लीजिए 10 लाख रुपये निकाला है, तो ऊपर मेरे पास 10 लाख पड़ा होगा या कहीं से आया होगा, वो 10 लाख कहाँ से आया वो बताता हूँ मैं। और फिर जब मैंने जमा करा दिया कैश डिपॉजिट, 10 लाख रुपये मैंने निकाला 5 जून को और 10 जून को जमा करा 10 लाख रुपये, फिर मैं ये बताता हूँ कि 10 लाख जमा करने के बाद मैंने ये यूज़ करा, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। एक पूरी पिक्चर बनाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से कि समझ में आ जाए इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं टैक्स चोरी नहीं हुई है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आदमी ज़्यादातर जो कहते हैं ओल्ड पास्ट सेविंग है, मेरे पास बहुत सदियों से पैसा रखा हुआ था राजा महाराजाओं के ज़माने का है, वो मैं जमा करा दिया है। खैर हंस रहे हो आप भी। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, हो सकता है एक्चुअल में भी हो, और आपने ध्यान रखना है क्या आपने इसे ITR में दिखाया है। आप कह रहे हो कैश इन हैंड, तो क्या आपने उसको ITR में दिखाया है वो देखिए। विड्रॉ जब हुआ है बैंक स्टेटमेंट, पिछले सालों की बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाइए कि देखिए जी मेरी सैलरी आ रही थी और मैंने कैश निकाला था, वो मेरे पास कैश इन हैंड था। यहाँ पे भी कैश फ्लो बनाइए। कैश फ्लो में कैश इन हैंड आएगा और फिर कैश डिपॉजिट आएगा, आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या था होल्ड करने का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लोग लिखते ही नहीं है। मैं क्या बेवकूफ़ अपने पास कैश रखूँगा, सरकार ही मानती है आज की डेट में कोई भी कैश अपने हाथ में नहीं रखता है। तो आपने क्यों रखा था। आप बताएंगे कि भैया मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, बीमारी की जरूरत पड़ती है, मुझे बैंक को भरोसा नहीं है, बैंक में जाएगा कौन, मेरे बच्चे विदेश में रहते थे, इसलिए मेरी कोशिश थी कि थोड़ा थोड़ा निकाल के अपने पास रखूँ। मतलब और भी कोई प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है आपका, जो जेन्युइन रीज़न होगा वो वैलिड होगा और इनकम टैक्स वाला मानेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि ओल्ड पास सेविंग है कैश के प्राइस में, इन पॉइंटों का ध्यान रखिए। चलिए जी, इसमें भी आप पास हो गए। आप कह रहे हो लोन है, कैश में लोन अलाउ नहीं है। मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आते हैं, उल्टे सीधे कंसल्टेंट पर किस किस के पास जाते हैं, उल्टे सीधे रिप्लाई बनवा देते हैं कि भैया ये लोन है, बोल दो फ्रेंड से लिया था, प्रॉपर्टी का था। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, फ्रेंड रिलेटिव से जब लोन ले रहे हो आप, हालांकि 20,000 या उससे ऊपर का कैश में लोन नहीं ले सकते हो, पेनल्टी है, लेकिन फिर भी अगर जमा करा दियो वाकई में लोन है तो क्या ध्यान रखना वो बता रहा हूँ। उसकी ITR दिखानी है वेल्थ के लिए। किसी से आपने बोला कि मैं 10 लाख रुपए कैश में लोन लिया है, मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो क्या उसकी औकात 10 लाख की थी मेरे दोस्त की?
क्या रिलेटिव की? सरकार कहती है कि आज की डेट में कोई 2 रुपये देने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार और फ्रेंड्स 10 लाख रुपये कैसे दे दिए, उसको दिखाओ कि भैया देखो उसकी 25 लाख की आईटीआर गई हुई है, उसकी वेल्थ है, उसकी औकात है, दे सकता है 10 लाख रुपये, चलो दे दिया। उसकी बैंक स्टेटमेंट में दिखाइए कि कैश विड्रॉल है कि नहीं, और उसका सोर्स भी, यानी कि जब उसके पास कैश निकला होगा ऊपर एक एंट्री होगी। तो अब आप कहेंगे मेरा दोस्त मुझे देगा ही नहीं कभी भी ये, भैया अगर नहीं देगा तो आप मारे जाओगे। ध्यान रखना, आपको अपने केस को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करना है। आप ये लिख सकते हो कि मेरे दोस्त की बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली जाए। अब आप कहोगे दोस्त ने जो पैसा दिया ऊपर से फंस भी जाए, फंसेगा क्या इसमें, उसे लेना भी तो है, लेकिन अगर उसने 2 नंबर की इनकम उसकी भी हुई, उसने आपको दिया है, तो आप दोनों मारे जाओगे। ये ध्यान रखना। क्या आपने लोन रिटर्न करा है? क्योंकि केस जो है पिछले सालों के आते हैं, 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल पुराने होते हैं। आज की डेट में आप ये भी बताओ कि भैया देखो आया था, मैंने आगे जाके कैश विड्रॉल करके दे भी दिया। वाई नीड कैश लोन इंस्टीट्यूट ऑफ चेक? आपने कैश में क्यों लिया? ताकि पेनल्टी ना लगे। ये पॉइंट भी मैं लिखता हूँ। इमरजेंसी थी, उसके पास कैश ही पड़ा था, मेरे को भी कैश ही देना था, बैंक में जमा कहाँ था, मैं जो भी आपके फैक्ट हैं, एक्चुअल फैक्ट, वो बता दीजिए। लॉ के हिसाब से फिट बैठते नहीं बैठते हैं, ताकि पेनल्टी ना लगे। अब एक सेल भी हो सकती है आपकी। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पास डेली आते हैं लोग, 50,000 रुपये कैश देके चले गए, देते नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे मैं, कभी सोचो। अब वो 50,000 रुपये मैं अपने बैंक में जमा करा रहा हूँ, पूरे साल जमा करा रहा हूँ, मेरा पार हो गया, मेरे पास नोटिस आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा, मेरा बिजनेस का नेचर क्या है वो समझाऊंगा पहले तो मैं। इससे ये प्रूफ करूँगा कि मेरा बिजनेस नेचर जो है वो कैश वाला ही है। लोग आते हैं कैश दे के ज़्यादा जाते हैं। जीएसटी इनवाइस भेज दूंगा सैम्पल बेसिस पे कि देखो जीएसटी इनवाइस सबका है, जीएसटी पे करा हुआ है, जीएसटी रिटर्न में भी गया हुआ है। जो आप सेल अमाउंट कह रहे हो 25 लाख 30 लाख 40 लाख, मेरी जीएसटी की सेल में भी गया हुआ है। बल्क में कैश है या सिंगल डिपॉजिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर हर डेली 50-50 जमा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा बिजनेस का नेचर है ये, मेरे पास आता होगा, मैं डेली जमा करता हूँ, 4 दिन में 3 दिन में जमा करता हूँ। लेकिन अगर मैं पूरे साल में एक बार में जाके 25 लाख जमा कर दूँ तो क्या वो सेल बोल सकता हूँ? वो सेल नहीं हो सकती दोस्तों। कोई यकीन नहीं मानेगा कि आप पूरे साल में सेल करते जा रहे हो, आपके पास कैश आ रहा है और आपने बल्क में एक बार ही जमा करा दिया। तो अगर आपका बल्क में है तो आपको दिक्कत आएगी। सिंगल है दिक्कत आएगी, सिंगल है तो ओके है। ये सिंगल मतलब 10 जमा करे, कभी 25 जमा करे, डेली बेसिस पे 75 80 16,000 23,000 डेली बेसिस पे किसको लगे हाँ यार डेली सेल हो रही है, डेली जमा कर रहा है, चलेगा ये ला। पास्ट और नेक्स्ट ईयर का साइकिल क्या है? सेम है। होता क्या है कि भैया मैंने एक बार में जमा करा, जिस साल कैश जमा कराया मैं कहता हूँ मेरी सेल है। क्या मेरे पिछले सालों में अगले सालों में भी ऐसी है? जो मेरा बिजनेस नेचर है सेम तो रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन के पास अगर कैश आ रहा है सर्विस का, तो पिछले साल भी आया होगा, अगले साल भी आ रहा होगा, है ना। तो वो भी एविडेंस लगाते हैं कि देखो भैया हमारा नेचर सेम है, ऐसा नहीं है इस साल की बात है कि आईटीओ कहता है अच्छा यार हाँ यार सही कह रहा है, पिछले साल भी ऐसी था और अगले साल भी ऐसी, नेचर सेम है, इसका मतलब सेल तो है ये। आईटीआर भरता नहीं भरता हूँ, आईटीआर में कॉलम होता है कैश का अलग से कि कैश सेल कितनी हुई है और बैलेंस शीट में क्या स्टेटस है, वो भी मैं डालता हूँ, बनाता हूँ बैलेंस शीट को कि देखो यार आईटीआर में भी दिखाई मैंने ये सेल। सारी चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, इससे पता चल जाएगा हाँ भाई आपका कैश जेन्युइन है। अब मेरी एडवाइस भी दूंगा वीडियो के आखिरी में, इसलिए कहता हूँ वीडियो को आखिर जो देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरी इसमें। अच्छा कैश डिपॉजिट का हो गया, अब हो गया कैश विड्रॉल का। अच्छा कैश विड्रॉल क्यों पूछा जाता है? वो पैसे निकालना हो तो भाई पैसे मेरे पैसे निकालने भी पूछ रहा है, वो निकालने के बारे में नहीं पूछ रहा है। लिखा हुआ आ रहा है कैश विड्रॉल के बारे में बताइए, लेकिन वो जानना चाहता है जो कैश विड्रॉल करा है वो पैसा इसके पास आया कहाँ से, टैक्स पे करा हुआ है। मेरे पास पूरे साल में 1 करोड़ रुपया आया और मैंने 1 करोड़ कैश निकाला हुआ है, वो 1 करोड़ कैश विड्रॉ के बारे में नहीं पूछना चाह रहा, वो पूछना चाह रहा है जो आपने विड्रॉ करा बैंक अकाउंट में जो पड़ा हुआ है वो कहाँ से है, वो बताओ मेरे को। अब ये बता चुका हूँ मैं, क्या आपने टैक्स पे करा हुआ उस इनकम पे जिसको जो कैश निकाला है? मान लो किसी की 1 लाख की सैलरी आई, उसने 1 लाख कैश निकाल लिया, तो सरकार पूछ रही है जो 1 लाख की सैलरी आई है ऊपर पैसा जो पड़ा हुआ है पहले, उस पर टैक्स पे हुआ ही नहीं हुआ, वो इंपॉर्टेंट। अगर विड्रॉल है कैश फ्लो जो बताइए और सोर्स ऑफ मनी ऑफ कैश विड्रॉल, है ना। किसी ने अगर 1 लाख निकाले तो उसके ऊपर एक एंट्री खड़ी होगी 1 लाख की, वो बताना कि मेरी सैलरी थी या मेरी सेल थी या मेरा पिछला जमा हुआ था, जो भी है वो बता दो कि उससे कैश निकाला है। फर्दर यूज़ कहाँ करा आफ्टर विड्रॉल, वाई कैश नीड, भैया कैश निकाल लो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्योंकि 10,000 या उससे ऊपर की पेमेंट अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में कैश में करना। तो वो जानना चाह रहा है कि भैया कैश पेमेंट क्यों करी, क्यों निकाला, मेरा बिजनेस नेचर क्या है, कैश विड्रॉ क्यों कर रहा हूँ मैं, जैसे पिछली वीडियो में बताया मैंने, पिछली वीडियो में सॉरी स्लाइड में। लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या स्टेटस है, क्या मेरा ये कंसिस्टेंसी चल रही है, या जिस साल नोटिस लगा बस उसी साल में कह रहा हूँ कि भैया मेरा कैश निकालने का बिजनेस था, मुझे निकालना पड़ा, ये वो। हो सकता है आपका लेबर का बिजनेस हो, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, वहाँ पे कैश जरूरत पड़ती है।
ट्रांजेक्शन्स को ITR में कैसे शो करा है, बैलेंस शीट में कैसे शो करा है, भाई कुछ ना कुछ कैश निकाला है, परचेज दिखाई होगी, सैलरी दिखाई होगी, तो वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि एक एक पैरामीटर को मैच करना पड़ेगा कि भैया देखो कैश निकालना जरूर है, लेकिन कोई टैक्स चोरी नहीं हुई है। टैक्स चोरी पे फोकस डाल दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी भी चीज़ में, इनकम टैक्स में। मेरी एडवाइस इंपॉर्टेंट, अपने आप रिप्लाई कभी फाइल ना करें, हमेशा एक्सपर्ट सर्विस ले, कम से कम एक बार एडवाइस जरूर ले लें। क्यों? ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। अगर आपने कैंसर की फर्स्ट स्टेज पे ध्यान नहीं दिया, बहुत लोग कैजुअल है, मैंने देखा है, बहुत सारे रिप्लाई अपने आप फाइल करा रहे हैं उल्टे सीधे, गलत। वन टाइम रिप्लाई फाइल करना है टाइम लिमिट के अंदर और सिंगल फैक्ट के साथ। लोगों ने क्या बोला, अच्छा ये रिप्लाई दे दे, गलत है, रिप्लाई चेंज कर, दूसरा रिप्लाई दे दे, तीसरा रिप्लाई दे दे, चौथा दे दे, फैक्ट भी बदल दे रहे हैं, बताओ, गलत चीज़ है। सिर्फ ऑनलाइन रिप्लाई जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जितना भी मटेरियल आप रिप्लाई में दोगे ये असेसमेंट में यूज़ किया जाएगा और आप फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। आपने पिछला बोल दिया कि मेरी सेल थी, मैंने दोस्तों से लोन लिया था, बाद में आपने कहा नहीं तो विड्रॉल था, चेंज नहीं हो पाएगा, असेसमेंट में यूज़ होगा। और 98% चांस है कि आपका केस लगेगा अगर 133(6) में नोटिस आया है। 2% का ड्रॉप करते हैं वो, बाकी जिनके पास भी 133(6) आया है उसका इनकम टैक्स में केस जरूर लगेगा। इसलिए रिप्लाई जब दें तो ध्यान रखें वो मटेरियल, वो रिप्लाई आपका यूज़ होगा असेसमेंट में। तो इसलिए जब मेरे पास 133(6) का नोटिस आता है, मैं प्रॉपर उसको नोटिस बनाता हूँ, रिप्लाई बनाता हूँ, एविडेंस लगाता हूँ पीछे, जिस तरह से असेसमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा पूरा प्रॉपर, ये जो मैंने बताया है अभी, असेसमेंट में भी ऐसे रिप्लाई देता हूँ मैं। तो 133(6) का रिप्लाई भी इसी तरह दें और कन्विंस करें इनकम टैक्स ऑफिसर को कि टैक्स की चोरी नहीं हुई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो साथ में सब्सक्राइब मारें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास भी अगर नोटिस आया हुआ है आप उसमें मेरी ओपिनियन या मेरे से भी उसमें रिप्लाई बनवा सकते हैं, और जितना हो सके उसको शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सअप पे, फेसबुक ग्रुप पे। लोग अपना आप रिप्लाई बना देते हैं और बाद में बड़ा पछताते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार छोटी सी चीज़ थी और उसको इतना बड़ा बना दिया और उल्टे सीधा लिख के, एक पेज के 2 पेज के रिप्लाई होते हैं, कई बार तो एक लाइन के रिप्लाई होते हैं, लिख देते हैं हमने कैश विड्रॉ किया था, ये पुराना वो हमने जमा कराया, बस कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा नुकसान देता है। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ 133(6) पे ही, जिसमें मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी परचेज और प्रॉपर्टी सेल का अगर नोटिस आया है उसका रिप्लाई कैसे करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।